वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी पर 15 जून 2020 करंट अफेयर्स इन ब्रीफ फटाफट हम लोग 15 न्यूज 10-12 न्यूज लगभग हम लोग करेंगे। बहुत 15 मिनट में 10 मिनट में इसको याद करने की कोशिश करेंगे और वही पॉइंट हम लोग फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला इसमें हम लोग का जो न्यूज है हम लोग देखने जा रहे हैं। इंडियन गॉड्स का अभी सर्वे हुआ, एक तरह से उनका सेंसस हुआ। कहाँ पे? नीलगिरी रीजन में, नीलगिरी माउंटेन रीजन में, उनका नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन में इंडियन गौर बोल के जो बॉस गौरस जिनका साइंटिफिक नाम है, इस कैटल का वहां पर सर्वे किया गया, वहां पर एस्टिमेशन किया गया। अभी इसके पहले हम लोगों ने टाइगर एस्टिमेशन देखा था और इसके बाद लायन एस्टिमेशन देखा था। तो ये एस्टिमेटेड किया गया कि 2000 लगभग इंडियन गौर्स प्रेजेंट है एंटायर डिवीजन में वहां पे। और ये जो गौर्स हैं ये कहाँ मिलते हैं? ये थोड़े तगड़े वाले और अच्छी हाइट के होते हैं, लार्जेस्ट स्पीसीज हैं कैटल ब्रीड के इसमें। और ये इंडिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया और बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे रीजन में ये पाए जाते हैं। पेन ले लो मैं, या ये तो इंडियन गॉड्स। और ये वेस्टर्न घाट्स के रीजन में देखा गया। मेनली जो गॉड्स पाए जाते हैं वेनाड, नगरहुल, मधुमलाई और बांदीपुर कॉम्प्लेक्स रीजन में पाए जाते हैं। ये रीजन आप अपने मैप पे मार्क कर लीजिएगा, वेनाड, नगरहुल, मुदुमलाई और बांदीपुर रीजन, ठीक है, उस रीजन में ये पाए जाते हैं। ये उनका मेन एरिया है। गॉर्स जो हैं ये ग्रासी और फॉरेस्टेड हिल्स में पाए जाते हैं। और ये स्टेट एनिमल हैं दो जगह के, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। स्टेट एनिमल कहाँ के हैं? गोवा के और बिहार के हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे हम आते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि रिजर्वेशन नॉट अ फंडामेंटल राइट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। भाई रिजर्वेशन जो कि हमारे आर्टिकल कहां मेंशन है? आर्टिकल 15 के 4 में और 16 के 4 में मेंशन है रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC जो मेंशन किया गया है। अभी तमिलनाडु में ये मामला थोड़ा सा गर्म हो गया कि रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट माना जाए या ना माना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। अच्छा, फंडामेंटल राइट अगर कोई चीज हो जाती है तब क्या होता है और फंडामेंटल राइट नहीं होती है तब क्या होता है? अगर किसी भी राइट को अगर हम लोग फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में डालते हैं, इसका मतलब उसमें हमको एक रेमेडी मिलती है। रेमेडी ये मिलती है कि हम स्टेट के अगेंस्ट केस कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमें दिया गया है आर्टिकल 32 और 226 में, इस रेमेडी के तहत हम उसमें केस कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट। स्टेट का ये फर्ज बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमारे जो फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है उसका प्रोटेक्शन दे। ये स्टेट का जिम्मेदारी बन जाएगी। अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो स्टेट के ऊपर इस तरह की कोई लायबिलिटी नहीं आती है। तो फंडामेंटल राइट को हम लोग फंडामेंटल राइट सेक्शन में रिजर्वेशन को तो देखते हैं, पर रिजर्वेशन वहां एक प्रोविजन के रूप में है। रिजर्वेशन इटसेल्फ इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, 6 तरह के फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। उनमें फंडामेंटल राइट में रिजर्वेशन एज अ फंडामेंटल, मेरा मौलिक अधिकार है रिजर्वेशन, ये आप नहीं कर सकते। रिजर्वेशन दे करके लोगों में इक्वालिटी लाना, ये मौलिक अधिकार है कि लोगों में इक्वालिटी सरकार ले आए रिजर्वेशन देकर के, ये मौलिक अधिकार है। लेकिन रिजर्वेशन इटसेल्फ कि हमें रिजर्वेशन लेना ही होगा, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राइट टू रिजर्वेशन इजंट अ फंडामेंटल राइट, ऑब्जर्व द सुप्रीम कोर्ट। नॉट गिविंग द कोटा बेनिफिट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज वायलेशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट? The petition said that 50% of the OBC candidate must get admission in the medical college. Petition कहता है कि भाई जो सीट खाली हो रही है, जो सरेंडर कर रही है गवर्नमेंट, जो सीट्स को, जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स जो यूं का है, उन सीट्स पर ओबीसी कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए 50% का, पर ऐसा नहीं दिया जा रहा है। इसके अगेंस्ट उन्होंने पिटीशन डाला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं मिलेगा। भाई क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि रिजर्वेशन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन, हाउ ए पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 could be maintainable when there is no fundamental right to have reservation benefit? तो अगर रिजर्वेशन बेनिफिट को रखने के लिए कोई फंडामेंटल राइट नहीं एग्जिस्ट करता है, तो कहां से हम आपको 32 का रेमेडी दे सकते हैं? उन्होंने 32 में रेमेडी क्लेम किया था। इसके पहले अभी फरवरी महीने में, ये तो जून की बात है, फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया कि देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू क्लेम रिजर्वेशन, यानी कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है जो रिजर्वेशन क्लेम करवाता है इन पब्लिक जॉब्स, एंड नो कोर्ट कैन ऑर्डर अ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन टू SC STs। तो रिजर्वेशन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इस चीज को और इलेबोरेटली हम लोग डिटेल में ले आएंगे। पहले ये न्यूज समझ लो कि न्यूज क्या है, कि कैसे हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट, NIPER। NIPER क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। NIPER, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स
एजुकेशन एंड रिसर्च। इसने टॉप 10 में अपनी जगह, टॉप 10 इंस्टीट्यूशन में अपनी जगह हासिल कर ली है। अगर फार्मास्यूटिकल कैटेगरी में देखा जाए, फार्मा कैटेगरी में देखा जाए, तो टॉप 10 इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन जो लिस्ट हम लोग अभी इंडियन रैंकिंग आया है ना, यूनिवर्सिटीज रैंकिंग, इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग आया है 2020, उसमें फार्मा कैटेगरी में नंबर 1 या टॉप 10 में निपर ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन जो गवर्नमेंट का है, उसने जगह हासिल करी है। तो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट in pharmaceutical sciences with a proclaimed objective of becoming a center of excellence for advanced studies and research in pharmaceutical sciences का main purpose है, objective है institution का, ये objective होता है। पर the government of India has declared NAPER as Institute of इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है। और कोई भी हमारा अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है, उसको अगर रैंकिंग मिल रही है, ये बड़ी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस को, गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन को लोग उतना वैल्यू नहीं देते थे अभी तक। अब देखा जा रहा है कि उसमें इतना सुधार हो चुका है कि जो भी इस तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो रैंकिंग में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। It is an autonomous body set up under the aegis of Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemical and Fertilizer। कौन सा डिपार्टमेंट? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है किस मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर में आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन। न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ नेपाल। नेपाल ने अभी न्यू पॉलिटिकल मैप जारी किया। अभी हम नवंबर में हम लोगों ने जारी किया था नया मैप। बीच बीच में देश में जब बाउंड्रीज में कुछ छेड़छाड़ होती है, कुछ ऐसा चेंजेस आता है इंटरनल या एक्सटर्नल बाउंड्रीज में, तो हम नया मैप जारी करते हैं। तो इंडिया ने भी नवंबर में एक नया मैप जारी किया था जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इशू आया था। उसी तरह से नेपाल ने एक नया पॉलिटिकल मैप अभी जारी किया। उसके एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे हाउस पास करने के कगार पे है। तो ये पॉलिटिकल मैप क्या था, कहाँ का इशू था? असल में कुछ एक जमीन काला पानी रीजन के आसपास, काली नदी के आसपास के रीजन है, जिसको इंडिया ने क्लेम किया कि हमारा है और नेपाल ने क्लेम किया कि हमारा है। तो उस जमीन को लेकर के विवाद हो गया है। बीच में अभी लेटेस्ट ये विवाद चालू तब हुआ जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दार्चुला से एक रोड, उन्होंने लिपुलेख, दार्चुला से लिपुलेख तक का एक रोड उन्होंने ओपन किया, इनॉग्रेट किया, तब ये विवादों में आ गया। ये वाला रीजन देखिए, यहाँ पे मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल को लेकर विवाद हो रहा है, इसी ट्रायंगल को लेकर के विवाद हो रहा है। इंडिया कह रही है कि आपका ऐसे मैप जो पुराना मैप आ रहा है ऐसे करके जा रहा है, लेकिन आप इस ट्रायंगल को क्यों क्लेम कर रहे हो? ये ट्रायंगल बनाता है लिम्पी याधुरा, काला पानी और लिपुलेख, इन तीनों रीजन को मिलाकर ये ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो लेइंग क्लेम ओवर द स्ट्रेटेजिकली की एरियाज ऑफ लिपुलेख, काला पानी एंड लिम्पियाधुरा along the border with India। ठीक, as per Nepal's understanding the river originates from लिपियाधुरा। उन्होंने कहा कि भैया रिवर जो आप जहां से ओरिजिनेट करवा रहे हो वहां से नहीं ओरिजिनेट कर रही है, रिवर जो है और आगे से ओरिजिनेट कर रही है, क्योंकि पहले ये ओरिजिनेशन पॉइंट जो था वही उसका बॉर्डर था। तो ओरिजिनेशन पॉइंट हम यहाँ मान रहे थे, तो ये बॉर्डर हुआ करता था। अब ओरिजिनेशन पॉइंट इसको यहाँ से लिया जाएगा और हायर रीजन पे लिया जाएगा, तो वो वहां से मान रहे हैं। तो एज पर नेपाल्स अंडरस्टैंडिंग द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम लिपियाधुरा इन द हायर हिमालयस गिविंग इट एक्सेस टू ट्रायंगुलर शेप लैंड डिफाइंड बाय लिपियाधुरा, लिपुलेख एंड काला पानी। तो एक नया विवाद, अब ये परमानेंट विवाद, कहीं ना कहीं लंबे समय तक चलने वाला विवाद एक फिर से उभर गया इंडिया और नेपाल के बीच में। ये चाइना के सह पे हो रहा है, हम सब जान रहे हैं, पर ठीक है, नेपाल ने अपना क्लेम किया है तो हम लोग उसको जवाब दे रहे हैं। द टेरिटोरियल डिस्प्यूट ऑफ काला पानी, लिपियाधुरा एंड लिपुलेख स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट नेपाल क्लेम्स द land to the east of river Kali, which forms the country's western border। मतलब अगर यहाँ से रिवर चल रही है, ये रिवर यहाँ से ऐसे जा रही है, तो इस रिवर के ईस्ट में जो भी प्रॉपर्टी होगी वो नेपाल की होगी। तो हम लोग कह रहे थे कि रिवर तो यहाँ से आ रही है, अब इन्होंने एक नई रिवर दिखा दी यहाँ से, वो कह रहे हैं कि यहाँ से जो रिवर आ रही है आप नकली रिवर को मान रहे हो। उनका ये कहना है, ये रिवर जो आपने काली रिवर मान रहे हो नकली रिवर है, तो यहाँ के ईस्ट उनको मिलना चाहिए था, लेकिन अब वो क्लेम कर रहे हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी है। ठीक है, in India opposes the notion and says that origin of the river is much further down, which reduces Nepal's territorial demand। Nepal unveiled the new map on May 20 after Defense Minister Rajnath Singh inaugurated Darchula Lipulekh link road। ये एक दार्चुला लिपुलेख लिंक रोड हम लोगों ने इनॉग्रेट किया अपने मानसरोवर यात्रा को और सुलभ बनाने के लिए। उसको लेकर के उसने आपत्ति जताई और उसके बाद से ये विवाद चालू हो गया। नेपाल had earlier strongly protested when the updated Indian map published in November last year showing the region as a part of Uttarakhand। तो
ये जो काली रिवर का ये ट्राइंगल है जो काली नदी, लिपू लेक और उसके बीच में बना हुआ है, लिम्पियाधुरा के बीच में, इसको हम लोगों ने अपने यहाँ पहले से दिखाया, शुरू से दिखाया, लेकिन क्योंकि हमारे फोर्सेस भी वहां पोस्टेड है और नेपाल कह रहा है कि राइट टू द रीजन नेपाल का है एंड इंडिया वाज अलाउड टू स्टेशन ट्रूप्स। उन्होंने कहा कि इंडिया को तो हमेशा से हम लोगों ने वहां पे ट्रूप्स रखने के लिए कहा है सिंस 1950s एंड इंडिया हैज रिफ्यूज्ड टू रिमूव फोर्सेस फ्रॉम द रीजन एवर सिंस। तब से इंडिया वहां से फोर्सेस नहीं हटा रही है। इनका कहना है कि हमारी जमीन पर आप लोग खड़े हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये विवादित हो गया, डिस्प्यूटेड हो गया, हम कहेंगे हमारा है, वो कहेंगे हमारा है, ये लड़ाई चलती रहेगी। अभी अनमोल नारंग ये एक सिख महिला है जिन्होंने यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन पास किया। अभी द फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख टू ग्रेजुएट फ्रॉम द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी एट वेस्ट पॉइंट। इसके पहले कई और सिख वहां के मिलिट्री में भर्ती हुए, लेकिन उनको अपनी दाढ़ी, अपना जो रिलीजियस मार्क था उसको हटाना पड़ता था, क्योंकि 1987 में एक लॉ पास किया था यूएस ने, उसके हिसाब से इस तरह के रिलीजियस मार्क वालों को वहां पर नहीं लिया जाएगा। तो ए सिख मैन, सबसे पहले थे ये सिमरत पाल सिंह, कट हिज हेयर शॉर्ट एंड केप्ट हिज बियर्ड शॉर्ट। उन्होंने दाढ़ी और बाल उनको काटना पड़ा व्हाइल एट द एकेडमी इन कीपिंग विद यूएस मिलिट्री गाइडलाइंस फेथ के ऊपर जो उन्होंने गाइडलाइन रखा था। He subsequently moved to court and secured an exemption to wear an turban and beard as required by the Sikh। बाद में वो कोर्ट में गए और उन्होंने इसको टर्बन को अपने इंटैक्ट करा, जो कि बियर्ड को अपने इंटैक्ट कराया कोर्ट से ऑर्डर लेकर के। अदरवाइज क्या था, द यूएस कांग्रेस पास्ड a law that prohibited Sikhs and several other religious communities from maintaining their article of faith। ये सब आर्टिकल्स ऑफ फेथ कहे जाते हैं, जैसे पगड़ी रखना, दाढ़ी रखना, टोपी लगाना, ये सब आर्टिकल्स ऑफ फेथ कहे जाते हैं। वहां पे वो प्रोहिबिटेड है। वाइल इन द मिलिट्री, जब वो मिलिट्री में रहेंगे तो वो प्रोहिबिटेड रहेगा। ओवर द इयर्स हैव चेंज्ड देयर पॉलिसीज टू अलाउ मेंबर्स टू वियर आर्टिकल्स ऑफ फेथ सच एज टर्बन्स एंड ऑल। तो अब ये अलाउ कर चुके हैं इस तरह से। और सिमरनजीत कौर अपने सिख रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हुए पहली महिला वहां पर यूएस मिलिट्री एकेडमी से पास आउट की है। अच्छा, फ्यूल प्राइस मैकेनिज्म, ये जो तेल के दाम बढ़ते घटते रहते हैं, आज इतना पैसा बढ़ा, आज इतना रुपया बढ़ा, ये बढ़ा घटा, ये चल रहा है, ये क्या मैकेनिज्म, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, बहुत ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। द एवरीडे चेंज इन द फ्यूल प्राइसेस इज बिकॉज ऑफ अ डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम दैट रिफ्लेक्ट्स फ्लक्चुएशन इन द ग्लोबल ऑयल मार्केट। अब ग्लोबल हमने मार्केट से लिंक कर दिया, हमने इसको पहले पेग्ड रखते थे कुछ हिस्सा। पेग्ड का मतलब होता है कि हम लोग फिक्स रखेंगे इसको किसी एक जगह पर ले जाकर कि इतने डॉलर तक हम 40 रुपया में ही बेचेंगे, चाहे 60 रुपए का तेल मिले या 35 रुपए का तेल मिले, तो वो पेगिंग होता है। तो पेगिंग पहले इंडिया शुरू में पूरा था, बाद में उसको 50% पेगिंग और 50% ऐसा कि एक लिमिट तक हम पेग करेंगे, उसके बाद हम पेगिंग नहीं करेंगे। बाद में क्या हुआ कि हमने पूरा मार्केट पे इसको जोड़ दिया कि अगर तेल का दाम कहीं उधर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है तो तेल का दाम बढ़ जाएगा, और जो डीलर्स है, जो रिटेल डीलर्स है, वो बढ़ा देंगे, और जब घटेगा तो ये लोग घटा देंगे। तो इस तरह से घटने बढ़ने का काम चालू हो गया, डायरेक्ट मार्केट से ओरिएंटेशन हो गया इसका। इसके बाद फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइसेस, तो क्या क्या फैक्टर है? तो फर्स्ट द कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल। क्या क्या है? पहला कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल, इससे इसके प्राइसेस बढ़ते और घटते हैं। और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस कुछ लगाती है, कुछ टैक्सेस यहाँ पे इंपोज करती हैं। तो वो टैक्सेस कि हर स्टेट में देखो प्राइसेस अलग होते हैं पेट्रोल और डीजल के, उसका रीजन है ये टैक्सेस कि स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ टैक्स लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ टैक्स लगाती है। इसकी वजह से दाम और बढ़ जाता है या बढ़ता घटता रहता है। टैक्स बढ़ा तब दाम बढ़ेगा। डीलर्स कमीशन एंड वैट, ये डीलर्स कमीशन और वैट बड़ा डाइसी सिचुएशन है। ये जो डीलर है, पेट्रोल पंप डीलर है या ऑयल डीलर है, वो क्या करता है, वो अपना कमीशन उसमें ऐड करता है। तो मान लीजिए कि तेल का प्राइस गिर भी गया, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, तेल का प्राइस गिरा नहीं रहे। अगर वहां पे 30 रुपया बैरल में तेल क्रूड ऑयल मिल रहा है, तो ये 70 रुपए में तेल सपोज यहाँ बेच रहे हैं, और जब वो 120 हो जा रहा है तो ये 80 कर दे रहे हैं। लेकिन जब वो 30 का 25 हो जा रहा है तो ये घटा नहीं रहे हैं। 120 से घटते 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 ये 30 पर आ गया आज के डेट में, लेकिन इन्होंने तेल के दाम नहीं घटाए। क्यों? क्योंकि अब मार्केट से रेगुलेटेड है, लेकिन ये डीलर्स इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। ऑन जून 16, 2017 a new scheme was implemented। एक नया स्कीम आया था अंडर विच प्राइसेस वेयर टू बी रिवाइज्ड एवरी मॉर्निंग एट 6 AM। तो हर पेट्रोल पंप पर ये रिवीजन का मैकेनिज्म दिया गया। पर कार्टेलिंग सिस्टम है, सब लोग अपना ग्रुप बनाकर जल्दी घटाते नहीं है। लोग बढ़ाने का दाम तो रात को 12 बजे से ही कर देते हैं। As a solution to the menace, the state government took a decision to establish the ये इससे नहीं है, इतना ही न्यूज इसमें रिलेटेड था। ठीक है,
अब इसको कैसे हैंडल किया जा रहा है? अभी हैंडल ऐसे किया जा रहा है कि फ्यूल प्राइस मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए मार्केट को ऊपर छोड़ दिया गया है। अब उनको स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी गई है कि आप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ाएंगे और जैसे जैसे घटेगा, हाँ जब जब गवर्नमेंट चाहती है अपने लिए अगर कुछ फंड एक्रू करना है तो वो नहीं घटाने देती है, जैसे कि अभी कोविड-19 सिचुएशन में उन्होंने किया। अभी तेल का दाम फिर से बढ़ा, इसीलिए ये खबर न्यूज में प्रमुखता से है। अब आते हैं इंडियन ओशन कमीशन। इंडियन ओशन कमीशन के बारे में समझते हैं कि इंडिया ने क्या ऐसा गुल खिलाया जिसकी वजह से ये न्यूज में इंडियन ओशन कमीशन। तो इंडियन ओशन कमीशन है क्या, पहले ये जानते हैं। इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज क्रिएटेड इन 1982। कब बनाया गया था इसको? 1982 में बनाया गया था। कहां पे? एट पोर्ट लुई मॉरिशस। कहां पे? पोर्ट लुई मॉरिशस में। एंड इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था इन 1984 में। ये एकदम इंस्टीट्यूशनल वैल्यू इसका हो गया और ये आगे काम करने लगा। और इंस्टीट्यूशनल वैल्यू इसको मिला था विक्टोरिया एग्रीमेंट, जो कि सेशल्स में हुआ था। अब आईओसी में मेंबर कौन कौन से हैं? आईओसी इज कंपोज्ड ऑफ 5 अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशंस। अफ्रीकन और इंडियन ओशन नेशन है। तो कौन कौन से हैं? कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड। रियूनियन आइलैंड जो है वो फ्रेंच का आइलैंड है ये। सेशल्स, ये सारे आइलैंड मिलकर के आपस में एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम है इंडियन ओशन कमीशन। द इंडियन ओशन कमीशन हैज 4 ऑब्जर्वर्स। इसमें 4 ऑब्जर्वर भी रहे हैं, चाइना, ईयू, माल्टा एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला रैंकोफोनी। ये ला रैंकोफोनी। तो ये सब मिल करके इसमें 4 ये लोग और ये 1 2 3 4 5 ऐसे कंट्रीज हैं। 9 कंट्रीज इसमें हो गए, 4 ऑब्जर्वर हो गए, 5 कंट्रीज हो गए जिसके मेंबर है। इंडिया को अभी मेंबरशिप दी गई, मार्च में इसकी मेंबरशिप दी गई। इंडिया इज लुकिंग टू पोस्ट नेवी। अब ये क्या कर रहे हैं वहां पे नेवी को पोस्ट करने के, नेवी लाइजन ऑफिसर्स एट द रीजनल मेरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। जो RMIFC है, रीजनल मेरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, ऐसा सेंटर जहां से सबको इंफॉर्मेशन दिया जाता है सी रीजन का। वहां पर नेवी के लाइजन ऑफिसर्स मतलब कॉन्टैक्ट ऑफिसर्स वहां पे पोस्ट किए जाएंगे इन मेडागास्कर। ये हमारे अच्छे रिलेशंस का नतीजा है। एंड ऑल्सो एट यूरोपियन मेरीटाइम सर्विलेंस इनिशिएटिव इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक और जगह वो है, ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन मेरीटाइम सर्विलेंस इनिशिएटिव। उसमें भी हमारे लाइजन ऑफिसर्स पोस्ट किए जाएंगे जो कि इंफॉर्मेशन एमिनेट करेंगे रिलेटेड टू इंडिया एंड टू इंडिया फॉर इम्प्रूव्ड मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ताकि वहां पर मेरीटाइम कुछ खतरा हो, कुछ इंफॉर्मेशन है वो रिलीज किया जा सके। इंडिया वाज एक्सेप्टेड एज अ ऑब्जर्वर इन मार्च 2020। India's entry is a consequence of its deepening strategic partnership with France। फ्रांस से हमारे अच्छे रिलेशन है इसकी वजह से, और वनीला आइलैंड से हमारे अच्छे रिलेशन है जिसकी वजह से हम लोगों को एंट्री मिल गई। हम लोगों को भी ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिल गया। 5 नेशन है और 5 ऑब्जर्वर स्टेटस के स्टेट भी इसमें है जिनके लियाजन ऑफिसर्स वहां पर रहते हैं। अच्छा, पराठा, जिसको परोटा कहा जाता है, साउथ इंडिया में परोटा कहा जाता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में हम उसको पराठा कहते हैं। तो ये पराठा अभी न्यूज में था। अब क्या है, क्यों न्यूज में था भाई? इसके ऊपर जीएसटी बढ़ा दी गई। क्यों जीएसटी? रोटी से ज्यादा जीएसटी इस पर लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि कोर्ट में मामला आया कि ये प्रोसेस्ड फूड का जो पैकेज फूड होता है उसकी सप्लाई में कितना % जीएसटी लगना चाहिए, इसको लेकर के विवाद उठा था। तो परोठा को प्रोसेस्ड फूड माना जाता था, लेकिन इसका कंपैरिजन खाखरा और इन सब चीजों से किया जाने लगा। तो हुआ क्या कि पराठा जो है, देखा गया कि इसको फिर से गर्म करके ही खाया जा सकता है, बिना गर्म किए नहीं खाया जा सकता है। जो प्रोसेस वाला आता है, जो पैकेज वाला आता है, तो इसको फिर से अगर प्रोसेसिंग किया जा रहा है तो इसको अनकुक्ड फूड माना जा रहा है, इनकम्प्लीट फूड माना जा रहा है। तो इसके ऊपर जीएसटी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18% तक लगा सकते हो आप। 5% बाकी फूड प्रोसेस फूड पर लगता है हालांकि, ठीक है। तो पराठा में रिसेंट जीएसटी रूलिंग, जीएसटी ने कहा है, सॉरी जीएसटी रूलिंग था ये, स्पार्क ऑफ द डिबेट विद द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। AR जो है कर्नाटका बेंच, AR क्या है कि जब भी कुछ विवाद होता है तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जो है ये डील करती है इन सारे मैटर्स में। इट सजेस्टेड दैट परोटास वुड बी सब्जेक्ट टू अ हायर जीएसटी रेट ऑफ 18% एज कंपेयर टू रोटी। भैया 18% लगेगा, रोटी पे तो 5% ही लगता है। क्यों? द प्रोडक्ट्स लाइक खाखरा, प्लेन चपाती एंड रोटी आर कंप्लीटली कुक्ड प्रिपरेशंस, डू नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग। इसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं लगता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, हेंस दे आर रेडी टू ईट फूड। The impuged product, that is पराठा या मलाबार परोठा जिसका मामला उठा है, are not only different from the said khakras, plain chapatis or rotis, but also are not like products in the common parlance as well as in the respect of essential nature of the product। ये इस तरह से कंप्लीट प्रोडक्ट में नहीं आता है। इसके ऊपर इन्होंने 18% की जीएसटी लगा दी। हुआ क्या था कि एक बैंगलोर बेस्ड फूड प्रोडक्ट कंपनी जो इसमें इन्वॉल्व है,
परोठा या मालाबार परोठा बनाने में ये रेडी टू कुक फूड सप्लाई करती है। और रेडी टू कुक फूड सप्लाई की तो इसके आइटम को लेकर के कुछ विवाद हुआ और एआर में ये विवाद गया, वेदर प्रिपरेशन ऑफ होल व्हीट परोठा एंड मालाबार परोठा अट्रैक्टिंग 5% जीएसटी और नॉट, इसमें 5% जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो बाद में जीएसटी काउंसिल ने, जीएसटी के इस एआर ने ये रूलिंग दिया कि नहीं भैया उसमें 18% लगना चाहिए, क्योंकि वो बाद में ले जाके फिर से प्रोसेस करना पड़ता है। अब जरा देखा जाए जीएसटी में फूड आइटम्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, कहाँ पे क्या परसेंटेज लगता है। हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं पर हमें पता नहीं होता है कि हमने कितना परसेंट वहां पे जीएसटी किस चीज पर लगाया जाए। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स स्पेशली दोज एसेंशियल एंड दोज व्हिच आर एसेंशियल एंड अनप्रोसेस्ड नेचर आर चार्ज नील जीएसटी, उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है। बट प्रोसेस्ड फूड, अगर प्रोसेस्ड फूड की बात करें, अट्रैक्ट्स हायर रेट्स ऑफ जीएसटी लाइक 5%, 12% या 18% डिपेंडिंग ऑन द फूड प्रोडक्ट। जैसे अगर हम पापड़ की बात करें, ब्रेड की बात करें, चाहे ब्रांडेड हो चाहे अदरवाइज हो, आज चार्ज 0% जीएसटी। बट अगर हम पिज्जा ब्रेड की बात कर रहे हैं तो पिज्जा ब्रेड तो लग्जरी आइटम हो गया, इज अ चार्ज, इस चार्ज रुपीज 5% जीएसटी इसमें लगेगा। ठीक है, अगर हम देखें 1905 नंबर जो हेडिंग है उसके हिसाब से कहा गया है कि हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम जो कहता है कि पिज्जा ब्रेड, खाखरा, प्लेन चपाती और रोटी, रस्क, टोस्टेड ब्रेड एक कैटेगरी में है, फॉर विच 5% जीएसटी रेट इज लेविड। Similarly, in the ready for consumption category, unbranded namkeens, bhujiyas, mixtures and similar edible preparations attract 5% GST, while such branded namkeens, bhujiyas, mixtures attract 12% GST। तो ये आप लोगों को एक कैटेगरी याद रहनी चाहिए कि कुछ फूड एसेंशियल जो फूड आइटम्स है उस पर नील जीएसटी है, लेकिन जो प्रिपेयर्ड कंज्यूम करने के लिए फूड होते हैं, प्रिपेयर्ड फूड है, उस पर 5% लगता है। और जो ऐसे लग्जरी के आइटम है या जो प्रोसेसिंग करना है फर्दर, उस पर अनप्रोसेस्ड होके जा रहे हैं, वो हाफ प्रोसेस्ड होके जा रहे हैं, उस पर 18% तक जीएसटी लग सकती है। अब आते हैं हम लोग मैलाथियन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मैलाथियन, व्हाट इज मैलाथियन? इट इज अ पेस्टिसाइड दैट इज वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ये क्या है? एक पेस्टिसाइड है, वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, रेजिडेंशियल लैंडस्केपिंग में, पब्लिक रिक्रिएशन एरियाज में, जहां भी हमें इंसेक्ट से ऐसे प्रॉब्लम होती है। पब्लिक हेल्थ कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम्स में सच एज मॉस्किटो एरेडिकेशन, इन सब में हम लोग इसको यूज करते हैं। अभी क्या हुआ कि हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, HIL इंडिया लिमिटेड, सप्लाइज 25 मिलियन टन, 25 मिलियन टन, ह्यूज अमाउंट, मैलाथियन 90% अल्ट्रा लाइट वॉल्यूम, बहुत कम वॉल्यूम वाला जो होता है वो इंसेक्टिसाइड टू ईरान। किस लिए? लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम के लिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि वहां पर लोकस्ट धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू कर रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए खतरा है, क्योंकि कल को वो माइग्रेट होकर यहाँ आएंगे ही आएंगे। एज पर द रिपोर्ट ऑफ द FAO, द हॉपर स्टेज मतलब इनका एक स्टेज होता है लोकस्ट का, जब वो हॉपर स्टेज होते हैं वहां पे बिल्ड कर रहे हैं, उस समय वो बहुत उनका पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है वहां पे। कहाँ पे? सिस्तान बलूचिस्तान रीजन में ऑफ ईरान, which shall migrate to India in coming months, leading to further crop devastation. Government of India has taken initiative to counter the locust menace at its breeding ground itself and approached Iran for coordinated efforts. तो हम लोगों ने ईरान को कहा कि भैया आप ये ELV मैलाथियन ले लो, ये डाइल्यूटेड मैलाथियन है, इसको ले लो, आप वहां पर छिड़काव करो ताकि वहीं मर जाएं वो लोग, सोर्स पर ही, वहां से वो आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, मैलाथियन एक इंसेक्टिसाइड है, आप गाँव वगैरह में इसको देखें, इसको यूज करते हो। हालांकि इस पे बैन लग गया था, इस पे बैन लगा हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, रिसर्चर्स फ्रॉम चिली एंड अर्जेंटीना हैव डिस्कवर्ड टेथ ऑफ एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जिसको कौन से लिनिएज का है? गोंडवानाथेरिया इस स्पीसीज का है। इसको कहते हैं मग्गेलानोडॉन बैकाशेकेनके। ठीक है, अजीब सा नाम है। द एनिमल इज द ओल्डेस्ट मैमल एवर डिस्कवर्ड इन चिली। Oldest mammal ever discovered in Chile. It was unearthed in Patagonia region में इसको देखा गया। The small mammal would have lived in southern Patagonia during the late Cretaceous era. कब का है ये? Cretaceous era का है। Dinosaurs, crocodiles, turtles और birds के साथ ये वहां पे रहता था। अभी इसका अवशेष मिला है, फॉसिल मिला है उसका वहां पे। The name Megalodon is due to the commemoration of the 500th anniversary of Hernando de Magallanes and Baika Shakeknik first round world tribute to Tehuelches, अजीब नाम है भैया ये सब, Tehuelches, in whose language it means grandfather's valley। उस रीजन को grandfather's valley भी कहा जाता है इसी वजह से।
ठीक है, तो इनको वहां पे पाया गया था। अभी एक वेबिनार चल रहा है, वेबिनार सीरीज चल रही है, 32वां शायद अभी ये वेबिनार चल रहा है, देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। और इसमें कुछ कुछ नाम आ रहे हैं, कुछ कुछ टूरिस्ट प्लेसेस आ रहे हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको मैप के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से भी पूछ सकता है, और आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के हिसाब से भी इसको पूछ सकता है बहुत सारे एग्जामिनेशन में। ट्रेकिंग इन द हिमालयाज मैजिकल एक्सपीरियंस, इस वेबिनार का नाम था ट्रेकिंग इन हिमालयाज मैजिकल एक्सपीरियंस। इसमें कुछ कुछ एरियाज के बारे में बताया गया, जैसे कुंवारी पास। कुंवारी पास कहां पे है? उत्तराखंड में है। दिस ट्रेक वाज एक्सप्लोर्ड बाय लॉर्ड कर्जन, इसको सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने एक्सप्लोर किया था, इसलिए इसको कर्जन ट्रेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्जन ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका पुराना नाम या अभी तक का नाम जो है कुंवारी पास ही है। इसके अलावा नंबर 2 उत्तराखंड में एक और जगह है जो कि इस तरह के एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है, ब्रह्मताल। ब्रह्मताल उत्तराखंड में, इट इज हिडन एंड सिक्लूडेड लेक अमिड्स द रिज वेयर लॉर्ड ब्रह्मा मेडिटेटेड अकॉर्डिंग टू द मिथोलॉजी। ये ब्रह्मताल कहा जाता है उत्तराखंड में इसको। फोटोक्सरीज, फोटोक्सरीज एक पिक्चरीज गांव है लद्दाख में। कहां पे? लद्दाख में एक बहुत ब्यूटीफुल गांव है फोटोक्सरीज। इज द पार्ट ऑफ लिंगशेट पदुम ट्रेक, एक ट्रेक है, ट्रेक यहाँ पे ट्रेकिंग करने लोग जाते हैं। लिंगशेट पदुम ट्रेक, ऑल्सो नोन एज द ग्रेट जांस्कर ट्रेक भी इसको कहा जाता है। तो ये ट्रेकिंग के लिए ये सब एरियाज बहुत फेमस है। रूपकुंड, उत्तराखंड में एक और जगह है रूपकुंड। इट इज अ हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक। इट लाइज इन द लैप ऑफ त्रिशूल मैसिव। त्रिशूल मैसिव है 3 पहाड़ों से बना हुआ, उस त्रिशूल मैसिव के बीचों बीच ये लाई करता है रूपकुंड। ठीक है, इनको मैप पे मार्क कर लीजिएगा आप लोग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। स्टडी एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहने के लिए आपको वीडियोस टाइमली मिलते रहेंगे। बी कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड।